इजी फिजिक्स ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी, चौधरी मालूराम भांबू, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सीरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बशर्ते कि इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ई व्याख्यान तैयार किए गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्षों के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन में जाना कि उन्हें अध्ययन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या वो एक अध्यापक से क्या आशाएं रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाए। कुछ इसी प्रकार के अनुभवों की झलक इन ई व्याख्यानों में आपको दिखाई देगी। इस ई व्याख्यान का टॉपिक है विकृति, स्ट्रेन। यह है प्रत्यास्था के चैप्टर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टर्म है। इस ई व्याख्यान में हम समझेंगे कि विकृति और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं और कैसे कैसे इसका उपयोग होगा। सबसे पहले बात करें कि इस ई लेक्चर के उद्देश्य क्या है। विकृति को पढ़ने के बाद क्या क्या व्यवहारगत परिवर्तन एक बच्चे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट है विकृति के संप्रत्यय को समझना। इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझना कि विकृति है क्या चीज। विभिन्न प्रकार की विकृतियों के कंसेप्ट को समझना। जैसे मैंने बताया अभी, ये विकृतियां भी कई प्रकार की होगी, उनके कंसेप्ट को भी अच्छी तरह समझना, ये होते क्या चीज है। तो विकृति और विकृति के प्रकारों पर ही हम इस ई व्याख्यान में सीमित रहेंगे। विकृति के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकना कि विकृति, अब हमने कई वीडियो पहले वाले टॉपिक में देखे थे, कौन सा किस विकृति से रिलेटेड है या इस तरह की विकृति हो तो उसका डेली लाइफ में कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी हो जानी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हमें क्या क्या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होगी कि एक विद्यार्थी को विरूपण, विरूपक बल व प्रत्यास्था का ज्ञान होना चाहिए। यह है तभी इस चैप्टर को, टॉपिक को आगे पढ़ना है, अदरवाइज नहीं पढ़ना। विरूपण, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि आकार या माप में परिवर्तन हो जाए, रूप में परिवर्तन हो जाए या दोनों में परिवर्तन हो जाए, उस अवस्था को क्या, विरूपित अवस्था, और इस को विरूपण कहते हैं। जो बल लगाने से ये हुआ था उसे विरूपक बल कहते हैं। और प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण था और वह गुण है जिसमें वो विरूपित होने का विरोध करती है विरूपक बल लगाने पर, और विरूपक बल हटा ले तो पुनः अपनी मूल अवस्था में आने का प्रयास करती है। इसको प्रत्यास्था कहते हैं। विरूपक बल व उसके प्रभावों का ज्ञान पता होना चाहिए कि किसी पे बल लगाएंगे तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। शेप चेंज होगी कि साइज चेंज होगी, कि शेप और साइज दोनों चेंजेज होंगे। विमा व मात्रकों का ज्ञान, ये भी भली भांति होना चाहिए। चैप्टर 1 के जितने भी व्याख्यान है उससे आप इस पे मास्टरी कर सकते हैं कि विमा क्या चीज है, कैसे मात्रक निकालते हैं, कैसे विमा निकालते हैं। प्रत्यास्था से संबंधित दैनिक जीवन की घटनाओं का ज्ञान। काफी घटनाएं पिछले ई व्याख्यान, प्रत्यास्था से संबंधित जो ई व्याख्यान है उसमें आपने देखी होगी, और भी सभी घटनाओं का ज्ञान हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको होना चाहिए। अब आते हैं हमारे मूल टर्म विकृति। विकृति एक भौतिक राशि है, स्ट्रेन जिसे कहते हैं। इसके बारे में डिप्लोमा के 2014, 2007, 1998, 1996 और 1995 में प्रश्न पूछे जा चुके। विकृति से आप क्या समझते हैं, विकृति को परिभाषित, किसी न किसी फॉर्म में यह प्रश्न होगा। विकृति की विमा मात्रक लिखिए, किसी न किसी फॉर्म में हो सकता है। तो यह टॉपिक इस दृष्टि से भी देखें तो महत्वपूर्ण है। हमें जैसा पता है, बाहरी बल लगाने पर वस्तु के आकार या रूप या दोनों में परिवर्तन होता है। शेप भी चेंज हो सकती है, साइज भी चेंज हो सकती है, और बोथ दोनों चेंज हो सकते हैं, यह हमें पता है। अब इस परिवर्तन को हमने अभी देखा सिर्फ गुणात्मक रूप से कि परिवर्तन हो रहा है,
हर वस्तु पे अलग अलग प्रभाव दिख रहा है। जैसे दो तार अलग अलग पदार्थों के, यदि उनमें बल लगाऊं, लंबाई में परिवर्तन अलग अलग आएगा। तो इसको हम मापना चाहते हैं। देखिए फिजिक्स, जैसे भी हमने कहा, मेजरमेंट पे बिलीव करती है, साइंस सारी मेजरमेंट पे बिलीव करती है, तो उसको मापना चाहते हैं। जब मापेंगे तो कोई ना कोई भौतिक राशि उसको अलॉट करेंगे। विकृति वो राशि है जो कि इस परिवर्तन को मापेगी। तो इसकी परिभाषा देखिए, वस्तु के माप में परिवर्तन तथा उसके मूल माप के अनुपात को विकृति कहते हैं। कि वस्तु के माप में जो भी माप कौन सा होगा, उसके हिसाब से विकृतियां बदलती रहेगी। जो भी माप में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, तथा उसके मूल माप, ओरिजिनल क्या वैल्यू थी उस मेजरमेंट की, उसका जो रेशियो है, उसे हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। तो विकृति बराबर माप में परिवर्तन डिवाइडेड बाई मूल माप। द रेशियो ऑफ चेंज इन मेजरमेंट टू द ओरिजिनल मेजरमेंट इज नॉन एज स्ट्रेन, उसे हम विकृति कहते हैं। तो बहुत सामान्य सी परिभाषा है। इन परिभाषाओं कभी कभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन 2-2 नंबर या 1-1 नंबर के क्वेश्चंस को स्कोर करना बहुत आसान है। माप में परिवर्तन व मूल माप के अनुपात को विकृति कहते हैं। वेलकम बाय फिजिक्स। जैसे मैंने पहले भी बताया था मेरे पिछले व्याख्यानों में कि जैसे ही कोई नई भौतिक राशि आएगी, उसको हम विमा व मात्रक रूपी हार पहना के उसका वेलकम करेंगे। हमारे जैसे भी कोई प्रोग्राम होता है उसमें हम वेलकम करते हैं, कोई भी नया सदस्य आता है, तो सेम चीज ये हमारे लिए चीफ गेस्ट की तरह ही है। विकृति भौतिक राशि है जिसका कि हम वेलकम करना चाहते हैं, तो हमें मात्रक और विमा इसको असाइन करनी है। जैसा हमने देखा, कोई भी माप में परिवर्तन और मूल माप, तो किसी भी भौतिक राशि का जो परिवर्तन होता है और उसकी विमा वही होती है जो उसकी स्वयं की होती है। तो दोनों समान प्रकार की राशियों का अनुपात इसमें आ रहा है। तो देखिए, दो एक ही प्रकृति की राशियों का अनुपात होने के कारण विकृति एक मात्रकहीन राशि है। इसका कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि जो भी चीज ऊपर होगी, क्वांटिटी होगी, उसका मात्रक आएगा, नीचे वही मात्रक आना। तो दो मात्रकों, समान मात्रकों का अनुपात होने की वजह से ये मात्रकहीन राशि है। ये हमने विमा वाले चैप्टर में भी कहा था कि आपको चैप्टर 2 के ई व्याख्यान में हम बताएंगे। तो किस तरह से ये मात्रकहीन है, अभी क्लियर हो गया होगा। इस तरह से विमा की बात करें, विमीय सूत्र हम लिखना चाहें, तो समान प्रकार की राशियां, वही अनुपात होने की वजह से ये m0 l0 t0, अर्थात ये विमाहीन राशि है। तो मूल रूप से हमने क्या सीखा कि विकृति एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। माप में परिवर्तन की प्रकृति के अनुसार विकृति को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। 3 प्रकार की विकृति हो सकती है। पहली है रेखीय विकृति, लीनियर स्ट्रेन। जब बाहरी बल लगाने पर, विरूपक बल लगाने पर लंबाई में परिवर्तन होता हो, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम रेखीय विकृति परिभाषित करते हैं। यदि आयतन में परिवर्तन हो तो आयतन विकृति या वॉल्यूम स्ट्रेन। अपरूपण विकृति, शियर स्ट्रेन, यह एक बुक वाला एग्जाम्पल लिया था हमने, जिसमें कि स्पर्श रेखीय बल लगा रहे थे तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया था, शेप चेंज हो गई थी, तो उससे रिलेटेड है, उसे कहते हैं अपरूपण विकृति या शियर स्ट्रेन। अब हमने देखा था कि विकृति के 3 प्रकार थे, उनमें से एक रेखीय विकृति। रेखीय विकृति के भी आगे और प्रकार हैं। यदि लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसे हम तनन विकृति कहेंगे। दोनों प्रभाव हो सकते हैं, लंबाई में वृद्धि भी हो सकती है, लंबाई में कमी भी हो सकती है। तो यदि वृद्धि हो रही है तो उसे तनन, टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं, और यदि संकुचन हो रहा हो, लंबाई में कमी हो रही हो, तो उसे संकुचन विकृति या कंप्रेशनल स्ट्रेन कहते हैं। इसी तरह से रेखीय विकृति के 2 भाग और बन सकते हैं। यदि बल के अनुदिश जिधर बल लगा रहे उसी तरफ लंबाई में परिवर्तन हो, लंबाई के माप में परिवर्तन हो, तो उसे अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। और यदि बल लगा रहे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में कोई चेंजेज आ रहे हो, वो विकृति हम नापते हैं, उसे अनुप्रस्थ विकृति, ट्रांसवर्स स्ट्रेन या लैटरल स्ट्रेन भी कहते हैं। तो इनकी 1 बाय 1 धीरे धीरे डिटेल हम पढ़ेंगे। अनुदैर्ध्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति की डिटेल पढ़ेंगे। तनन विकृति और संकुचन विकृति यहीं पे सामान्य सी है, समझ में आ जानी चाहिए। यदि लेंथ बढ़ रही है तो तनन विकृति,
कम हो रही है तो संकुचन विकृति, नाम से क्लियर है, संकुचन, कंप्रेशन, टेंसाइल मतलब इंक्रीज हो। अब बात करते हैं अनुदैर्ध्य विकृति की, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जैसा हमने कहा था, विरूपक बल के कारण आरोपित बल की दिशा में किसी वस्तु की लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन तथा आरोपित बल की दिशा में उसकी मूल लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। लिखने में बड़ी एक बार कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बड़ी डरावनी भी लग रही होगी, पर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक परीक्षण करोगे तो बहुत आसान परिभाषा है। अभी हमने जब विकृति परिभाषित की थी तो माप में परिवर्तन बटा माप का। अब वर्ड आगे हम रेखीय विकृति के टाइप में चल रहे हैं। अनुदैर्ध्य विकृति भी रेखीय का था, तो लंबाई था, तो बहुत सामान्य सी हो गई, लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई। बट अनुदैर्ध्य विकृति तो कौन सी लंबाई, जिधर बल लगा रहे हैं। तो देखो इस परिभाषा को एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे अनुदैर्ध्य विकृति हम एक बार सिर्फ इतना सा दिमाग में रखो, लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, ये तो हमारी ओरिजिनल डेफिनेशन होगी। उसी में बस ऐड क्या किया है, कौन सी लंबाई, आरोपित बल की दिशा में। दोनों में ये वर्ड लगाना है, हमारी परिभाषा तैयार है। और यहीं से देखते हुए आपको ये लैंग्वेज लिखनी है, अदरवाइज लैंग्वेज देख के इसको लिखने का प्रयास करोगे शायद थोड़ी डरावनी लगे। यहीं से अपना देखिए कि हम कहेंगे आरोपित बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन व आरोपित बल की दिशा में मूल लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। इसमें बहुत खास बात ध्यान देनी है, जिधर बल लगाया उसी दिशा में लंबाई में परिवर्तन होना चाहिए। यदि उसकी बात कर रहे हैं तो वो अनुदैर्ध्य विकृति है, अदरवाइज वो अनुदैर्ध्य विकृति नहीं है। जैसे हम स्प्रिंग पे बल लगा रहे थे, तो स्प्रिंग में बल जिधर लगा रहे थे उसी दिशा में लंबाई में परिवर्तन हो रहा था। रबड़ बैंड पे बल लगा रहे थे तो उसी दिशा में लंबाई में परिवर्तन हो रहा था। उसकी हम यदि बात करना चाह रहे हैं तो वो अनुदैर्ध्य विकृति की श्रेणी में आएगा। इसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। एक बार ये पुनः देख लीजिए कि किस तरह से रबड़ बैंड पे बल लगा रहे हैं और इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है। जिधर बल मैं खींच रहा हूं उधर ही लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो ये अनुदैर्ध्य विकृति की श्रेणी में आए। अब इसको हम गणितीय रूप में परिवर्तित करने के आपको सूत्र बताते हैं कि कैसे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में देखिए, एक तार जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, इसकी मूल लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है, यहां तक था। इस पे बल एफ लगाया गया, जैसे ही बल एफ लगाया तो इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, और इस लंबाई की वृद्धि को माप के रूप में लिखें स्मॉल एल। स्मॉल एल लंबाई में परिवर्तन है, ध्यान देखिए यहां से यहां तक को दर्शाया गया, और मूल लंबाई कितनी है, कैपिटल एल है। तो ये इस तरह का प्रभाव यदि एक तार पे हम देखें तो अनुदैर्ध्य विकृति कितनी होगी, इसको हम निरूपित करते हैं। एक तार जिसकी लंबाई एल है पे बल एफ लगाने पर लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल है, तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर अल्फा, अल्फा इसका हमने संकेत बताया था, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, इसकी अनुदैर्ध्य विकृति या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगी। अब बात करें अनुप्रस्थ विकृति या पार्श्व विकृति भी कहते हैं इसे। देखिए इनके सबके अलग अलग वर्ड भी पता होना चाहिए। कई बार अनुप्रस्थ विकृति आप पढ़ के गए और पार्श्व विकृति आ जाए तो कहेंगे कौन सा टॉपिक है, तो इनके अदर वर्ड भी याद होने चाहिए। ट्रांसवर्स और लेटरल स्ट्रेन। पहले वाली अनुदैर्ध्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति में एक ही मुख्य अंतर आपको ध्यान रखना है, उसमें अनुदैर्ध्य विकृति में आरोपित बल की दिशा में लंबाई में परिवर्तन था, और अनुप्रस्थ विकृति में नाम से क्लियर है, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, आरोपित बल के लंबवत दिशा में। बस इस चीज को ध्यान रखना। एक बार मैं ये स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूं, फिर कैसे लिखेंगे समझाते हैं। विरूपक बल के कारण आरोपित बल की लंबवत दिशा में, बार बार ध्यान देना, लंबवत दिशा में किसी वस्तु की लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन तथा आरोपित बल की लंबवत दिशा में उसकी मूल लंबाई के अनुपात को अनुप्रस्थ या पार्श्व विकृति कहते हैं। फिर यह डरावनी लग रही होगी, पर एक बार देखेंगे इस सूत्र की सहायता से आसानी से समझ में आ जाएगा। अनुप्रस्थ विकृति हम चाहते हैं इसको डिफाइन करना, ये कंफर्म हो गया, ये रेखीय विकृति का पार्ट है, इसलिए लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई तो आएगा ही आएगा। लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाई मूल लंबाई। बट कौन सी लंबाई, इसी चीज को हमें लिखना है। आरोपित बल की लंबवत दिशा में ये वर्ड ऐड करना है, इसी तरह से आरोपित बल की लंबवत दिशा में यहाँ ऐड करना है। तो पूरी परिभाषा क्या बनी, अनुप्रस्थ विकृति बराबर आरोपित बल की लंबवत दिशा में लंबाई में परिवर्तन बटा आरोपित बल की
लंबवत दिशा में मूल लंबाई। वापस ध्यान दीजिए, परिभाषा बड़ी क्लिष्ट लगती है, अदरवाइज इसको थोड़ा सा देखें। लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। कौन सी लंबाई ये पहचाननी है। अनुदैर्ध्य में तो उसके अनुदिश वाली, उसकी दिशा में जिधर बल लगा है, और अनुप्रस्थ में उसकी लंबवत दिशा वाली लंबाई हमें लेनी है। इसे बीटा से निरूपित करते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य विकृति को अल्फा से निरूपित किया था। अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ विकृति या पार्श्व विकृति को गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करें। तो राइट हैंड साइड में देखिए, एक मोटा तार जिसकी लंबाई कैपिटल एल व व्यास कैपिटल डी है, इस पे बल F लगाया। बल F लगाने के बाद इसकी लंबाई में वृद्धि हुई और लंबाई स्मॉल l, इसमें वृद्धि को हमने यहाँ पे व्यक्त किया। साथ ही साथ देखें तो तार पतला हो गया। सामान्यतः हम देखते हैं एक मोटे तार को यदि खींचते हैं तो वो पतला हो जाता है। यही पतला हो गया अर्थात उसके व्यास में कमी हुई। नए व्यास को हम कैपिटल D माइनस स्मॉल d लिख रहे हैं, अर्थात व्यास कितना कम हुआ। ध्यान दें, कैपिटल D पुराना व्यास था, मूल व्यास जिसे कहेंगे, और नया व्यास या विरूपित होने के बाद जो व्यास है कैपिटल D माइनस स्मॉल d है, अर्थात माइनस d, ये जो है स्मॉल d, ये व्यास में कमी है, व्यास में परिवर्तन है। एक तार जिसका मूल व्यास कैपिटल D है कि एक दृढ़ सिरे से लटकाकर दूसरे सिरे पर बल लगाने पर व्यास में कमी d हो। देखिए यहाँ व्यास में कमी स्मॉल d है, तो हम अनुप्रस्थ विकृति को कैसे निरूपित करेंगे। अनुप्रस्थ विकृति बीटा, जो इसका संकेत है, बराबर माइनस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। माइनस चिन्ह यहाँ क्यों आया है? ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि व्यास में कमी हुई है, व्यास डायमीटर आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें हम तीसरी तरह की विकृति, आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन। जैसा नाम से ही क्लियर है, आयतन में परिवर्तन से संबंधित है। विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के आयतन में उत्पन्न परिवर्तन, अब देखो किसमें परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, आयतन में उत्पन्न परिवर्तन, तथा उसके मूल आयतन, अब यहां मूल तो वर्ड आएगा ही आएगा, पर कौन सी चीज आ गई, आयतन। मूल आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। एक बार इसे वापस सूत्र से देखें, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन बटा मूल आयतन। देखिए हमारी मूल परिभाषा क्या थी विकृति की। जब विकृति की बात करें, माप में परिवर्तन बटा मूल माप। माप की जगह यहाँ वर्ड क्या आ गया, आयतन। बहुत आसानी से याद कर सकते हो। देखिए कभी लंबाई आ रही है तब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ विकृति आ गई थी, अब आयतन आ गया तो आयतन विकृति होगी। बहुत आसान सी परिभाषा है, यहाँ से बनाना सीखें कि विरूपक बल के कारण किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन व मूल आयतन के अनुपात को डिवाइडेड किया हुआ है, कि अनुपात को क्या कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं। आयतन में वृद्धि होने पर आयतन विकृति को विस्तार विकृति कहते थे। जैसे उस समय तनन विकृति थी, वैसे ही इसे विस्तार विकृति कहते थे। और यही आयतन में कमी हो तो इसे संपीड़न विकृति कहते हैं। दोनों तरह की घटनाएं हो सकती है। यदि बाहर से अंदर की ओर बल लग रहा है तो आयतन कम हो जाएगा, उसको हम संपीड़न विकृति कहेंगे, कंप्रेशन होगा। और यदि बाहर की तरफ बल लग रहा है तो विस्तार होगा, उसे विस्तार विकृति कहेंगे। अब हम देखते हैं किस प्रकार बल लगाने पर या दाब बढ़ाने पर यह आयतन में परिवर्तन होता है। अब हम आयतन विकृति को गणितीय रूप से व्यक्त करना चाहते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेन, ये एक घन है, क्यूब, जिसके सभी दिशाओं से समान बल लगा रहे हैं। 6 दिशाएं इसमें बल दिखाएं, तो इसका मतलब है सभी दिशाओं से जब इस पे समान बल लगा रहे हैं, इसके फेसेस पे, फलकों पे, तो इसका आयतन कम होगा। अंदर देख रहे हैं डॉटेड लाइन से क्यूब दिखाया गया है, तो इसका आयतन कम हो जाएगा। इसी तरह से ये गोलाकार वस्तु है जिसपे सभी तरफ से यदि बल लगाएं तो इसका आयतन भी कम होके अंदर इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। यदि किसी वस्तु पर समान बल F अर्थात अतिरिक्त दाब, प्रेशर भी कह सकते हैं हम इसे, और बल लगाने पर वस्तु की आकृति में बिना कोई परिवर्तन के, ध्यान दीजिए यह एक खास बात है, वस्तु की आकृति में बिना कोई परिवर्तन, उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। घन घन ही रहा,
गोलाकार वस्तु गोलाकार ही रही। मैं अभी जैसे हमने वीडियो देखा था उसमें गोलाकार वस्तु असमान बल लगने की वजह से गोलाकार नहीं रही थी। हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक सिंबॉलिक आपको समझाने के लिए था कि किस तरह से आयतन में परिवर्तन हो सकता है। तो आकृति में बिना परिवर्तन के उसके मूल आयतन v, इसका सपोज कर लेते हैं मूल आयतन v है, में परिवर्तन डेल्टा v हो। ध्यान देना, आयतन में परिवर्तन डेल्टा v और मूल आयतन कितना है v। तो हम आयतन विकृति को कैसे निरूपित करेंगे? तो आयतन विकृति होगी डेल्टा v अपॉन v। सामान्य सी परिभाषा थी इसकी, आयतन में परिवर्तन बटा मूल आयतन। अब बात करते हैं अपरूपण विकृति, शियर स्ट्रेन। ये पहले वालों से दोनों में से थोड़ा अलग है। उन दोनों में एक में लंबाई में परिवर्तन हमें साफ दिखाई दे रहा था, दूसरे में आयतन में परिवर्तन भी साफ दिखाई दे रहा था। ये थोड़ा सामान्य व्यवहार में हम डेली लाइफ में देखते जरूर है, पर हमारा ऑब्जर्वेशन उस तरफ कभी गया नहीं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। जब किसी वस्तु की एक सतह को स्थिर रखकर दूसरी सतह पर स्पर्शीय बल टेंजेंशियल फोर्स लगाया जाता है तो वस्तु की लंबाई या आयतन में परिवर्तन न होकर, देखिए इस केस में माप में परिवर्तन उस तरह का नहीं हो रहा, लेंथ नहीं चेंज हो रही, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, होकर उसके आकार में परिवर्तन होता है। आकार, ये एक घन देखिए राइट हैंड साइड में दिखाया हुआ है, इसमें नीचे वाली सतह को हम स्थिर रख के यदि ऊपर बल लगाएं तो इसके पहले जो हमें सामने आयताकार भाग दिखाई दे रहा था ए बी सी डी है, वही अब ए डेस पे आ गया, बी डेस पे आ गया। तो अब ये दिखाई देगा यदि इस तरफ से देखें ए डेस बी डेस सी डी समानांतर चतुर्भुज हमें पैरेललोग्राम दिखाई देगा। हमने इसको पिछले व्याख्यान में एक वीडियो में दिखाया था, पुनः उसको वापस यहाँ दिखा के आपको याद दिलाना चाहेंगे कि किस प्रकार अपरूपण विकृति उत्पन्न होती है। ये बुक है जिसमें यहाँ पे नीचे से अभी हम सपोर्ट देंगे, ये देखिए सपोर्ट दे दिया अर्थात नीचे वाली सतह को स्थिर रख दिया, ऊपर अब टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। ये सामने से देखिए आयताकार भाग समानांतर चतुर्भुज में परिवर्तित हो रहा है। ये हमने स्पर्शरेखीय बल मैंने अपनी तरफ खींचा था हाथ से, तो इस तरह से स्पर्शरेखीय बल लगाने पर इसके आकार में परिवर्तन हुआ। अब इसको हम गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। अपरूपण विकृति गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करें? तो देखिए वापस वही हमारा CDIH ये निचली सतह है जिसको कि हमने स्थिर कर दिया है, और ऊपर वाली सतह AEGB, इस पे एक हमने बल स्पर्शरेखीय देखिए F यहाँ पे लगाया है, राइट हैंड साइड की तरफ ये बल लग रहा है। जैसे ही ये बल लगाया तो ऊपर वाली सतह विस्थापित हुई, बीच की सतह भी विस्थापित हुई है थोड़ी थोड़ी, सबका विस्थापन अलग अलग है परंतु सबका कोणीय विस्थापन समान है। वस्तु की सतह जिस पे स्पर्शीय बल लगा रहे हैं कि आपेक्षिक विस्थापन तथा उसकी स्थिर सतह से लंबवत दूरी के अनुपात को अपरूपण विकृति कहते हैं। थोड़ा सा जटिल लग रहा है, समझते हैं। अभी मैं बता रहा था ऊपर हमने स्पर्शीय बल लगाया, जिस पे स्पर्शीय बल लगा उस सतह के आपेक्षिक विस्थापन, यह आपेक्षिक विस्थापन सिंपल सा मतलब है कि इस सतह के सापेक्ष में वो कितना आगे गया। तो अब यह ए से एडेस पे आ गया, इस विस्थापन को हमने स्मॉल एल से व्यक्त किया है। ऊपर वाली सतह का जो ए सिरा था वो एडेस पे आ गया, इसी तरह से बी डेस पे गया, ये भी स्मॉल एल होगा, ई डेस पे गया ये भी स्मॉल एल होगा, जी डेस पे गया ये भी स्मॉल एल होगा, ये सारे स्मॉल एल है। तो इस आपेक्षिक विस्थापन को हम कहेंगे स्मॉल एल। तथा उसकी स्थिर सतह से लंबवत दूरी, स्थिर सतह कौन सी है? CHID, ये हमारी स्थिर सतह है। इसकी ऊपर वाली सतह से दूरी ABGE की, ये दूरी हमने कैपिटल L से लिख रखी है। कैपिटल L इन दोनों सतहों के बीच की दूरी स्थिर सतह व ऊपरी सतह के बीच की लंबवत दूरी, एवं स्मॉल l ऊपरी सतह का विस्थापन है। कब? जब स्पर्शीय बल लगाया गया हो। तो देखिए अपरूपण विकृति को हम कैसे व्यक्त करेंगे? वस्तु का सतह का ऊपरी सतह का आपेक्षिक विस्थापन व उस सतह की स्थिर सतह से लंबवत दूरी, स्मॉल l ओवर कैपिटल L, स्मॉल l ओवर कैपिटल L। ये यहाँ पे ध्यान दोगे आप, ए डेस एक सरल रेखा दिख रही है, परंतु वास्तविकता में देखें तो ए और ए डेस एक छोटा सा चाप बनेगा, सर्कुलर फॉर्म होगा, क्योंकि अभी भी डी और ए डेस की दूरी कैपिटल L एग्जैक्ट है। तो ये ए डेस एक चाप होगा, चाप
और ये एल उस कैपिटल एल उस समय त्रिज्या की तरह व्यवहार करेगी। तो चाप बटा त्रिज्या को हम कोण कहते हैं। तो इस कोण फाई को यहाँ पे हमने लिख दिया स्मॉल एल और कैपिटल एल इक्वल टू फाई। ध्यान दीजिएगा फाई कोण है जबकि अपरूपण विकृति स्मॉल एल और कैपिटल एल है। दोनों गणितीय रूप से बराबर है। बहुधा इससे वस्तु की आकृति में हुए कोणीय परिवर्तन के मान के रूप में मापते हैं। जैसे हमने बताया ना कि या तो स्मॉल एल और कैपिटल एल लिख दो या कोणीय। तो इस संबंधित कोण को अपरूपण कोण कहते हैं। तो फाई का नाम क्या हो गया अब? अपरूपण कोण। ध्यान देना अपरूपण कोण और अपरूपण विकृति का संख्यात्मक मान समान है, क्योंकि अपरूपण कोण का मात्रक होगा, ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है, जबकि अपरूपण विकृति का कोई मात्रक नहीं है। तो ये दो अलग अलग राशियां हैं, विमाहीन है दोनों ही, परंतु मात्रक अलग अलग है। अतः यहाँ पे हम जो व्यक्त करने में हमने लिखा था कि अपरूपण विकृति बराबर फाई, वहां हमारा तात्पर्य दोनों के संख्यात्मक मान से है, न्यूमेरिकल वैल्यू से है, यूनिट अलग अलग है। तो कहीं मिसकंसेप्ट ये ना हो जाए कि अपरूपण विकृति का मात्रक रेडियन होता है। गलत है, अपरूपण विकृति का मात्रक नहीं होता है। अब अभी तक जो विकृति के बारे में हमने पढ़ा, वक्त है उनके परीक्षण का। तो इसके लिए अभ्यास के लिए प्रश्न यहाँ दिए जा रहे हैं। आप अपनी नोटबुक में इनको हल कर यह जांच कीजिए कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। विकृति को समझाते हुए परिभाषित कीजिए। यह प्रश्न 2014, 2007, 1998, 1996 और 1995 में आ चुका है। विकृति के प्रकारों को समझाइए। और तीसरा प्रश्न है विकृति की विमा व मात्रक लिखिए। बहुधा ऐसे प्रश्न आते हैं हमारी परीक्षा में कि कोई भी भौतिक राशि दे दी, उसका विमा व मात्रक लिखिए। तो मेरा हरदम ये निवेदन रहेगा कि कोई भी राशि आए उसका विमा व मात्रक आप जरूर ध्यान रखिए, ये पूछे जाते हैं। मात्रक जब तक हमने कहा है कोई नहीं बतावे तो आप ऐसा ही पद्धति में लिख दीजिए, और दोनों पद्धति में लिख देते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। अधिक सहायता व अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटेक्निक भौतिकी, जो पूर्णतया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लिखी गई है, बड़ी आसान भाषा में लिखी गई है जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि और कोई शंका हो ये व्याख्यान से संबंधित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी, फिर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं ajit.somani@gmail.com। 9414332876 ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी इस ईमेल और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, सुझावों का स्वागत रहेगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा गुरुजनों का, विद्यार्थी वर्ग का व परिवारजनों का। इस ई व्याख्यान को धैर्यपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।